आज लद्दाख का दौरा करेंगे सेना प्रमुख जनरल नरवणे। भारत चीन के बीच सीमा विवाद से जुड़े गतिरोध पर जमीनी हकीकत का करेंगे मुआयना। दिल्ली में सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस। कोरोना संकट में पीएम केयर्स फंड में जमा 2000 करोड़ रुपए से मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स का हुआ निर्माण। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए भी दिए गए 1000 करोड़ रुपए। आरबीआई की नीति के साथ सरकार के संरचनात्मक सुधार और सामाजिक कल्याण के लिए सहयोगात्मक कदमों से अर्थव्यवस्था को मिली गति। आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के दिख रहे हैं संकेत। वित्त मंत्रालय ने सभी हितधारकों के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता पर दिया जोर। कोविड महामारी के बीच प्रतिबंधों के साथ पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद अहमदाबाद में भी निकली रथ यात्रा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। 3 दिन के दौरे पर रूस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी में आएगी मजबूती। आज रूस के रक्षा मंत्री के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। रूस और चीन के साथ भारत की आज होगी त्रिपक्षीय वर्चुअल बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे बैठक में शामिल। कोविड महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से मुकाबला करने की कोशिशों पर होगा जोर। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उनके त्याग और बलिदान को नमन। और भारत में इलाज के बाद कोरोना मरीजों की स्वस्थ होने की दर हुई 56.37%। 2,48,189 मरीज संक्रमण से हुए मुक्त। दुनिया भर में 91 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले, 4,72,000 से अधिक की मौत। अमेरिका में मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 1,20,000 के पार। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। आज सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे लद्दाख का दौरा करेंगे। इसके लिए अब से थोड़ी देर पहले ही वो दिल्ली से रवाना हो गए। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध जारी है। माना जा रहा है सेना प्रमुख लद्दाख में सैन्य अधिकारियों के साथ मौजूदा परिस्थिति में जमीनी हकीकत का मुआयना करेंगे। इससे पहले मौजूदा परिस्थिति में देश के सुरक्षा के हालात पर सेना प्रमुख ने दिल्ली में टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक की। इसमें चीन और पाकिस्तान सीमा यानी उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर ऑपरेशनल हालात की समीक्षा की गई। साथ ही सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए रणनीति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा सेना के सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक भारत और चीन के बीच 22 जून को जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है वो सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों देशों के बीच आपसी सहमति थी। सीमा विवाद के मद्देनजर सुरक्षा बलों को पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टर में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया। चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी, सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश हैं। बढ़ते हैं आगे। कोविड-19 महामारी से जारी जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका सामने आ रही है पीएम केयर्स फंड की। जी हां, इस फंड के जरिए दिए जाने वाले वेंटिलेटर्स की सप्लाई राज्यों में शुरू हो गई। कोरोना संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की थी, जिसके बाद लोगों ने इसमें सहायता के इरादे से बढ़ चढ़ कर दान दिया, जिसमें 2000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से 50,000 मेड इन इंडिया ब्रांड के वेंटिलेटर्स का निर्माण उससे किया जाएगा। इसके तहत अब तक करीब 3000 वेंटिलेटर्स का निर्माण हो चुका है, जिनमें से 1340 वेंटिलेटर्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहुंचाए जा चुके हैं। अब तक महाराष्ट्र को 275,
दिल्ली को 275, गुजरात को 175, बिहार को 100, कर्नाटक को 90 और राजस्थान को 75 वेंटिलेटर्स की आपूर्ति की जा चुकी है और जून के अंत तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त 14,000 वेंटिलेटर्स की आपूर्ति की जाएगी। इनका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कर रहा है। बाकी 20,000 वेंटिलेटर्स का निर्माण देश की 4 अन्य कंपनियां कर रही हैं। एक स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक आजादी के बाद से अब तक देश में सिर्फ 47 वेंटिलेटर्स उपलब्ध थे, लेकिन पीएम केयर्स फंड से एक बार में ही 50,000 वेंटिलेटर्स मिलेंगे। और इसके अलावा पीएम केयर्स फंड से प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए भी दिए गए 1,000 करोड़ रुपए। इस फंड से श्रमिकों के रहने, खाने, मेडिकल जरूरतों और यात्रा की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। फंड के जरिए मिले हैं महाराष्ट्र को 181 और उत्तर प्रदेश को 103 करोड़ रुपए, तमिलनाडु को 83, गुजरात को 66, दिल्ली को 55, पश्चिम बंगाल को 53, बिहार को 51, मध्य प्रदेश को 50, राजस्थान को 50 और कर्नाटक को 34 करोड़ रुपए। फंड में से 50% राशि का वितरण आबादी के लिहाज से किया गया है। 40% राशि कुल कोविड-19 मामलों की संख्या के आधार पर और 10% राशि सभी राज्यों के लिए समान रखी गई है। बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर इस समय मॉस्को में हैं। कल वहां उनकी अगुवाई मेजर जनरल कॉन्सेको वेजली और रूस में भारत के राजदूत ने की। रूस पहुंचने से पहले एक ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस यात्रा के दौरान वो दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री मॉस्को में आयोजित होने वाली 75वीं विजय दिवस परेड में भी हिस्सा लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों के विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कल 24 जून को मॉस्को में विजय परेड आयोजित की जाएगी। भारतीय सेना के तीनों अंगों का 75 सदस्यों का दस्ता पहले ही मॉस्को पहुंच चुका है, जो विजय परेड में रूस और अन्य आमंत्रित देशों के सैनिकों के साथ हिस्सा लेगा। परेड में भाग लेने वाले दस्ते का जो नेतृत्व है वो सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक का अधिकारी करेगा। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारत, चीन और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज दोपहर को होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी और रूसी समकक्षों के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। गलवान घाटी के घटना के बाद भारत और चीन के विदेश मंत्री पहली बार आमने सामने होंगे। ये बातचीत तब होनी है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ये तीनों देशों को एक साथ आने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करने का मंच है। कोरोना महामारी के बीच आर्थिक गतिविधियों को 1 जून से खोलने के बाद कुछ सेक्टर से अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई। इस बीच सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए संरचनात्मक सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जाहिर की है कि सरकार और आरबीआई के साझा कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था कम से कम नुकसान के साथ जल्द पटरी पर आती हुई नजर आएगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार आगे भी संरचनात्मक सुधारों पर जोर देती रहेगी। बताया गया है कि 16 जून तक देश में रिकॉर्ड गेहूं की खरीद की गई और ये 382 लाख टन के स्तर पर पहुंच गई। गेहूं के बढ़े हुए एमएसपी का फायदा 42 लाख किसानों को मिला, जिन्हें 73,500 करोड़ बतौर एमएसपी अदा किया गया। जून तक खरीफ की फसल की बुआई में भी 39% की बढ़ोतरी हुई। देश में खाद की बिक्री में अगर हम मई महीने का जिक्र करें तो 98% की बढ़त दर्ज की गई। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में ही अगर उनकी मांग की बात की जाए सेक्टर में तो अप्रैल के मुकाबले मई में बढ़त दर्ज की गई है। बिजली की खपत अप्रैल महीने में 24% गिरी थी, जो मई में 15% और जून में 6% के स्तर पर आ गई। जीएसटी के ई वे बिल में अप्रैल के मुकाबले 130% का उछाल देखा गया। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत में मई में अप्रैल के मुकाबले 47% की बढ़त दर्ज की गई है। रेलवे माल ढुलाई मई महीने में 26% बढ़ी है। और वहीं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया। सार्वजनिक क्षेत्र की खरीदारी के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जीईएम पर सभी विक्रेताओं को नए उत्पादों के पंजीकरण के समय कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी सामान कहां का है ये बताना जरूरी होगा। इसके अलावा जीईएम पर इस फीचर के आने से पहले जिन विक्रेताओं ने अपने उत्पादों को
रजिस्टर्ड कराया था, उन्हें अपने सामान के उत्पादन स्थल के बारे में अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। आदेश का पालन न करने पर उनके जो उत्पाद हैं उन्हें जीईएम से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही जीईएम पर एक ऐसा प्रावधान भी किया गया है जिससे ये पता चल सकेगा कि किसी भी उत्पाद में स्थानीय सामग्री का कितना इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा अब सरकारी पोर्टल पर मेक इन इंडिया का फिल्टर काम करने लगा है। खरीदारों के पास अब ऐसे उत्पादों को खरीदने का विकल्प होगा जिनमें न्यूनतम 50% स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जाएगा। रुक करते अगली खबर का। पुरी में आज सिर्फ जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद यहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर मौसी के घर के लिए निकल पड़े हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। भगवान बलभद्र का ताल ध्वज और देवी सुभद्रा अपने द्रपद लन रथ पर सवार है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से यात्रा निकालने के आदेश के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने माना कि कोविड महामारी के बीच रथ यात्रा निकालना बड़ी चुनौती है और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस महोत्सव में हिस्सा लेने वाले सभी श्रद्धालु कोरोना संकट के इस दौर में लागू सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। रथ यात्रा से पहले तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। पुरी में सोमवार रात 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू जैसा बंद रहेगा। बहरहाल कोविड-19 संकट के बीच ऐतिहासिक रथ यात्रा का जश्न मनाया जा रहा है। 9 दिन के इस त्योहार में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पुरी के लोगों से अपील की गई कि वो यात्रा देखने के लिए घर से बाहर निकलने से बचे, बल्कि टीवी पर ही यात्रा देखें। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों के लोगों से आग्रह किया गया है कि वो पुरी में समुद्र की तरफ जाने वाले इलाके की ओर न जाएं। पुरी में सभी एंट्री पॉइंट्स बंद हैं और यात्रा से जुड़ी तैयारी वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें छोड़कर किसी भी गाड़ी के आवागमन को इजाजत नहीं है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio